ये अभी जी लेटेस्ट का एग्जांपल हाँ, जो रुचि सोया का जो एग्जांपल पतंजलि ने हाँ सही है। हाँ, तो 1 रुचि रुपया न देते हुए पतंजलि ने वो कंपनी खरीद ली करीब करीब, क्योंकि उनके शेयर उस समय पे पूरे गिर गए थे, वो गिरे हुए भाव में उन्होंने शेयर खरीदे। शेयर गिर के दाम गिरते और बढ़ते कब है? वो जो कंपनी की दुर्गति होती है या मार्केट की जब देखिए, जब शेयर कंपनी के गिर जाते हैं तो बहुत रिस्क होता है, जोखिम बहुत होता है। कंपनी ना उठे तो वो भी रुपया चला जाएगा। आपको ताज्जुब हो जाएगा कि लोग जो शेयर बाजार में होते हैं समझते हैं कि 100 रुपए की शेयर 90 रुपए में सस्ता है, गरीब लोग आके जो रिटेल इन्वेस्टर कूद के खरीदता है क्योंकि वो 90% गिरा। लेकिन अगर वो कंपनी में दम नहीं है तो मैं आपको वादा करता हूं कि जहां 90% गिरा तो उससे भी 90% गिरेगा। आप अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए, कहाँ 3,000 करोड़ रुपए का शेयर था और 50% बैंकरप्सी होने के पास, कितना रिस्क होता है। तो आज उस कंपनी से अनिल अंबानी को हाथ धोना पड़ा ना, रिलायंस कम्युनिकेशन। रुचि सोया के केस में जो पतंजलि रामदेव बाबा ने जो कंपनी को अधिग्रहण किया वो बैंकरप्ट कंपनी थी। ये बात सही है, शेयर प्राइस गिर दो क्योंकि वो बैंकरप्सी का कानून है कि वो इक्विटी होल्डर्स का वैल्यू 0 कर देंगे। उसको वो कंपनी मिल गई दे ताम पे। वो आपके सीक्रेसी ऑफिस के सीक्रेसी में नहीं होता, पब्लिकली ऑक्शन होता है कि क्या ये आदमी ये पार्टी कितना दाम देगी, ये पार्टी कितना, जो ज्यादा होगा। आमतौर पर बैंक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनको 60% भी उनके लोन के पैसे प्रिंसिपल वापस आ जाते हैं, तो नॉर्मली 10% पैसे उनको वापस मिल पाते हैं। तो ये बिडिंग प्रोसेस हो जाती है और बिडिंग प्रोसेस वो उस व्यक्ति को या उस फर्म को कंपनी दी जाती है जिसका अनुभव भी उस क्षेत्र में, नहीं तो उसने खरीद लिया तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। लेकिन वो आपको पता है कि उसके बाद में पतंजलि ने जो शेयर लिए थे या जो उनको मिले थे, जो भाव में गिरे थे, उसके बाद में उन्होंने जो बेचे, तो जितना पैसा उन्होंने बैंक ने उनको दिया था या कर्जे में बताया था, हालांकि उन्होंने जेब से पैसा तो नहीं लगाया था, वो तो सिर्फ हेर फेर हुआ इधर उधर का। फिर उसके बाद में उन्होंने वही शेयर औने पौने दामों में बेचे और जितना बैंक का लोन था वो सारा पे कर दिया। ही इज फ्री नाउ। और इतनी बड़ी आपकी बात सही है, हाँ 100% कि पतंजलि को अपने जेब से 2 वर्ष बाद 1 रुपए भी नहीं लगे। हाँ, मैं यही बता के कुछ कहा, लेकिन जब लिए थे तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए मेरे हाँ तो ठीक है ना। दिए थे। देखिए ऐसा है, ये देश के अंदर जो कंसल्टेंट है वो तो बहुत शातिर दिमाग के और इसके होते हैं, उन्होंने तो बराबर सब एक सर के गेम सारा फिट कर दिया होगा। हालांकि मेरा ये कहने का विषय इससे निकला था कि अगर बैंकरप्सी का या ये जो 25 लाख करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट सेक्टर के माफ कर दिए, या फिर जो आज के घड़ी में अगर देखे जाए तो इनकम टैक्स का जो रेट है कॉमन आदमी के लिए या जनरल इसके अंदर, तो दैट इज 30% प्लस और कुछ ये है करके करीब करीब 34% इनकम टैक्स देना पड़ता है आज के घड़ी में, ठीक है। लेकिन वही आज के जमाने में जो बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां है, उनको 22% है, यानी करीब करीब गवर्नमेंट 12% का उनको जो ये दे रही है। हालांकि ये देश ये बोलता है कि जो जितना ज्यादा कमा रहा है उससे थोड़ा ज्यादा खर्च लो, क्योंकि उसकी कमाई है, वो कमाऊ पूत है, तो वो करना चाहिए। उल्टा वो कंपनियां को 12% तुमने इनकम टैक्स के अंदर छूट दे दिए, तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो कई लाखों का, यानी एक तरफ आप उनके इस तरीके से डीएमआरटी में उसके कर्जे जो है वो माफ करवा रहे हो, 25 लाख करोड़ का जो आंकड़ा आया है, और उसके बाद में ये जो 22% की 34% की जगह 22% ले रहे हो, उसके अंदर भी उनको लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा करवा दिया। तो मेरा मूल ऑब्जेक्शन इसके अंदर यही है कि अगर आप इनके लिए कर सकते हो, और जो अच्छा कंपनियों को तो कोई गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर कंपनियां चली नहीं, वो तो उनके खुद के जो कंसल्टेंट है, उनके जो भी जानकार है, उसके ऊपर से वो सारे लोग चलते, या जो खुद वो जो होशियार लोग है उसके अंदर के। लेकिन किसान तो सरकार के कहने से चला, सरकार ने उनको जो उन्नति बीज दिया। हालांकि ये देश की भारत ऐसी थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 70 में, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जिस साल मैं पैदा हुआ था 1954 में, मेरे दादी को उस समय पे 40 क्विंटल कपास हुआ था, 40 क्विंटल। उस समय पे कपास की जो कीमत थी वो थी, 1 क्विंटल कपास बेचे तो 2 तोला सोना मिलता था। उस समय पे तोला जो था वो 12 ग्राम का था, 12 ग्राम का, यानी 24 ग्राम सोना मिला। तो आप देखिए, एक 24 ग्राम, या हम हिसाब के लिए समझ लो 25 ग्राम पकड़ लो, तो 25 ग्राम इंटू 40,
तो कितना हो गया 25, यानी 1000 ग्राम सोना, यानी 1 किलो सोना। 1 किलो सोना मेरे दादी ने जब मैं पैदा हुआ तब खरीदा था। तो मुझे वो हमेशा बोलती थी 1 किलो, 1 किलो, क्योंकि वो 1 किलो सोना खरीदा था उसने जब मैं पैदा हुआ था। बाद में मैंने आपका जिसका भी जिक्र किया, ये जो कॉटन मोनोपोली स्कीम हमारे देश राज्य के अंदर लागू हुई थी, तो उस समय पे 72 के अंदर कॉटन का जो प्राइस था गवर्नमेंट ने दिया था, वो दिया था 275 रुपीज पर क्विंटल, 275। आप जाकर देखिए उस समय पे गोल्ड की जो प्राइस थी वो थी 190 रुपए तोला। यानी 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में मेरे पिताजी ने उस समय पे 18 ग्राम सोना खरीदा था। मेरी दादी कितनी खरीदती थी? 24 ग्राम 1 क्विंटल कपास के ऊपर। मेरे पिताजी ने कितना खरीदा? 18 ग्राम। यानी कितने का नुकसान हुआ उनका? यानी 6 ग्राम का नुकसान हुआ, समझ। आज आपको पता है 1 क्विंटल कपास अगर मैं पैदा करता हूं तो मेरा बच्चा उसको बेच के सिर्फ 1 ग्राम का सोना खरीद रहा है। 1 ग्राम। तो 24 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है, अभी 1 ग्राम। आप ये पैसे का भूल जाइए। जो पैसे आपको ज्यादा बड़े दिख रहे ना कॉटन की आज की घड़ी में, उस समय पे जैसे कॉटन की प्राइस 275 रुपीज थी, समझ लो। और आज के घड़ी के अंदर कॉटन की प्राइस गवर्नमेंट की जो है वो करीब करीब 6800 या 6000, 7000 पकड़ लीजिए आप राउंड फिगर में, चलो। ये आपको इसलिए ज्यादा दिख रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। मैं ये खरपतवार खरीद रहा हूं, उसके बाद में मैं फर्टिलाइजर खरीद रहा हूं, बाद में मैं इंसेक्टिसाइड खरीद रहा हूं, बाद में मैं लेबर को पेमेंट कर रहा हूं, समझिए ना, लेबर खरीद रहा हूं। और सबसे मेन बात, मैं आज के घड़ी में डीजल खरीद रहा हूं, जो मैं कभी नहीं खरीदता था, क्योंकि मेरे खेती का सारा जो इंटर कल्टिवेशन होता था वो बैलों के थ्रू होता था। आज की घड़ी में मेरे 6 खर्चे बढ़ गए साहब, और मेरे दाम इतने गिर गए हैं कि जो मेरी दादी 24 ग्राम खरीदती थी बिना जीरो एक्सपेंडिचर पे, आज इतना 6 इसके ऊपर हेड पे खर्चा करने के बाद में मेरा बेटा 1 ग्राम खरीद रहा है। तो ये आप ये रुपए वगैरह भूल जाइए। आप भी ये है कि आपको मालूम है कि ये देश के या इसके जो भी प्राइसेस होती है, करेंसी फ्लक्चुएशन वगैरह, ये बहुत हाँ ये बहुत बड़ा है। तो ये इससे समझिए किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये बात समझ लीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप एक अर्थशास्त्री है, हमारे प्रेक्षक भी भली बात ही समझ गए होंगे कि सारी चीजें क्या, इकोनॉमिक भी समझ गए होंगे। और मैं ये देश के राजनीतिज्ञों को ये बोलना चाहूंगा कि एक बात समझिए कि ये सारी जो चीजें आपका सोचने का तरीका सिर्फ और ये है कि आपको जो आपका मतदाता है, अन्नदाता नहीं, मतदाता, वो मतदाता के बारे में सिर्फ आप सोचते हो करके आपको किसानों को पैसा देना नहीं है। आपको ऐसा लगता है मरे साला किसान, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, साल में लोग मर कितने रहे किसान, तो ये और भी मरे, लेकिन हमारी कुर्सी साबुत रहे, इस हिसाब से सारी बातें सोची जा रही है। और मैं ऐसा बोलने की कोशिश करता हूं कि जिस दिन ये सारा किसानों के तरफ या वोटों के तरफ, अन्नदाता के जगह पे मतदाता को देखने का जब तक ये राजकारण चलेगा, तब तक कि हमारे देश में ये इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो आज के प्रेक्षक है, जो देखने वाले हैं, ये भली बातें समझ गए होंगे कि ये जो सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर के जो किसान इतने सुसाइड कर रहे हैं, हमारे विदर्भ के बेल्ट के किसान, और ये यहाँ नहीं है, पूरे देश में किसान की सुसाइड बढ़ गई है। मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको तो जैसा साहब ने बताया, उसको वो कानून है, उसके पास में अधिकार है कि जी मैं तो साहब पैसे नहीं भर सकता, आई एम बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट उसको अवेलेबल है, किसान को नहीं है, तो वो भी उसको दिए जाए। वैसे तो काफी चीजें डिमांड कर रहे हैं किसान, लेकिन अगर मेन बात ये करे, तुम उसको फ्री बीज देने की जगह हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, अरे भाई काय के लिए दे रहे हो? यही बातें 1975 में किसानों को कुछ फ्री नहीं मिलता था और किसान ने कभी डिमांड नहीं किया। आज ये सारी बातें डिमांड कर रहे हैं। मेरा यही बोलना है कि भैया कुछ मत दो, हमारी जान दे दो हमको। क्या दाम ये हिसाब से तय करो जिस तरीके से उस जमाने में दाम मिलता था। 1 क्विंटल कपास के बेचने में अगर मुझे 24 ग्राम सोना खरीदता था, आज भी मुझे उतना ही, यानी 2 तोले सोना, आज भी मुझे, वो सोचिए कि 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में या 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में मेरे दादी को 1 तोला सोना खरीदती थी। तो आज भी हमको 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 1 तोला सोना दे दो। वो तरीके से इकोनॉमी कैलकुलेशन होनी चाहिए अच्छी तरह से। यही सोचने के लिए, यही बताने के लिए हम लोग साथ में आए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे झा साहब को कि वो यहाँ आए। हालांकि
खेती किसानी कोई उनका बहुत ज्यादा इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमी वो समझते हैं करके आज वो मेरे चंगुल में फंसे और मैंने सोचा कि चलो इनको भी आपके सामने रूबरू किया जाए करके ये सारा हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये शो निश्चित रूप से भाया होगा। इसके आपके जो भी लाइक और कमेंट्स है वो मुझे जरूर भेजते रहिए। हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। ये 40-45 मिनट का करो।